की यूट्यूब चैनल में सभी किसान मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में, जहाँ गुरुकुल है हमारे आचार्य देवव्रत जी की। वहाँ पर डॉक्टर मनीषा जी, जो प्राकृतिक कृषि के सारे एक्सपर्ट है, उसके साथ ही हम आज चर्चा करेंगे कि सॉइल सैंपल और पानी का सैंपल कैसे लेते हैं, उसके किसानों को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, वो सारी बात हम मनीषा जी से करेंगे। तो मनीषा जी, आप बताइए। देखिए, जो सोइल सैंपल है, हाँ। किसानों को पहले बात है कि हर 2 साल में टेस्ट करवाना ही करवाना चाहिए। बरोबर। अब बात आती है कि किसान सोइल सैंपल है, जो मिट्टी का सैंपल है, वो कैसे ले। बरोबर। उसमें क्या है कि कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। अच्छे से सैंपल लिया जाना चाहिए। बरोबर। अगर नहीं लिया जाता है तो जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, हाँ। जो लैब से होके आते हैं, उसमें एरर आता है। बरोबर। कहीं घटा हुआ मिलता है, कहीं बढ़ा हुआ मिलता है। तो उसके लिए किसान क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपना 1 एकड़ का खेत है, हाँ। उसकी जो बाउंड्री से 1 मीटर की दूरी छोड़कर बरोबर। चारों कोनों से मिट्टी लेंगे। बरोबर। 1-1 किलो मिट्टी लेंगे ठीक है। और सेंटर से लेंगे, हाँ। बीच से। ओके। तो हमें 5 जगह से मिट्टी लेनी है। ओके। और मिट्टी लेनी कैसी है? अब फार्मर वैसे तो सोइल सैंपल जो है, जो रिकमेंड किया जाता है, वो सोइल ओगर है, ओके। उससे किया जाना चाहिए। ओके। पर किसान के पास क्या है कि सोइल ओगर होगा नहीं। उसके पास क्या होती है, या तो कसी होगी या खुरपा होगा। ओके। तो खुरपा या कसी को वो 15 सेंटीमीटर जो हमारी प्लो लेयर होती है, जहाँ तक वो प्लोइंग करता है, हल चलाता है, ओके। उस डेप्थ तक, उस गहराई तक वो अपनी कसी मारेगा। ओके। चारों कोनों में ही ऐसे करना है हम्म। और सेंटर में भी ऐसे करना है। ओके। कसी जैसे ही मारेगा, एक वी शेप बना लेगा वो। ओके। एक बार इस तरफ से कसी मारेगा, हाँ। एक बार दूसरी तरफ से, ओके। तो वी शेप का एक टुकड़ा है वो निकल जाएगा। बरोबर। उसको फेंक देना है, साइड में रख देंगे। उसको साइड में रख देना है। ये कसी मारने से पहले एक और चीज ध्यान रखना है कि जो सरफेस है वो अच्छे से साफ होना चाहिए। उस पर कोई घास फूस या पत्थर वगैरह या कुछ और ऑर्गेनिक जैसे खाद वगैरह है, वो नहीं पड़ी होनी चाहिए। बढ़िया। जैसे ही अगर हम खाद का अगर सैंपल लेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन एकदम से बढ़ा हुआ दिखा देगा। ओके। ठीक है। तो ये ना, इसका मीनिंग ये होता है ना कि जो किसान सैंपल लेना चाहते हो अपने खेत से, हाँ वो जी। खाद के पहले से ही सैंपल ले। हाँ जी, हाँ जी। खेत में जो हाँ जी। डालते हैं खाद, उसके पहले ही सैंपल लेना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। तो सारा सरफेस साफ करके वी शेप का जो टुकड़ा है वो काट के अलग से निकालेगा। तो एक साइड से कम 4 से 6 सेंटीमीटर की मोटी जो लेयर है वो काटेगा साइड से। वो वाली मिट्टी जो है 15 सेंटीमीटर की, वो लेनी है हमें चारों कोनों से और 5वें बीच के सेंटर से। और उन मिट्टी को हमने मिलाना है अच्छे से मिला के, एक किसी कट्टे पे या किसी प्लास्टिक के बैग पे अच्छे से मिला के, हमने कम से कम 500 ग्राम मिट्टी है वो एक पॉलीथीन के बैग में डाल के, रबड़ लगा के, उस पर तारीख लिख के, और हमने फिर वो हैंड ओवर करनी है जहाँ भी आपको मिट्टी की टेस्टिंग करवानी है। जहाँ लैब है वहाँ। हाँ, वहाँ जो सैंपल हम लेते हैं, हाँ जी, वो उस सभी मिट्टी को इकट्ठी करने का, हाँ जी, तो फिर उसमें से आधा निकाल के ऐसे 500 ग्राम जैसी जितनी माटी लेकर फिर उसमें डालने का। हम जैसे जो चारों कोने लिए हैं, चारों कोनों की जो मिट्टी ली है, तो एक कोना हम दूसरे में मिला दें, एक कोना हम अपोजिट में मिला के, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसमें से फिर 500 ग्राम हमें मिट्टी लेनी है। ठीक है। अब आती है कि ये हो गया सोइल सैंपल की। अब है पानी का सैंपल, हम कैसे कलेक्ट करें। पानी का सैंपल हमारे जो ग्राउंड वाटर है, इरिगेशन है, किसी के ट्यूबवेल लगा होगा या किसी के सबमर्सिबल लगा होगा, जो सबसे अधिक जो हमें बात की ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि हमें जो इरिगेशन चैनल है, उसमें से पानी का सैंपल नहीं लेना है। जो हमारा खड़ा पानी है, जो हमने फार्म पॉन्ड बना रखा है, अगर मान लो हमने पानी जो ग्राउंड वाटर है हमने निकाल के अगर किसी पॉन्ड में इकट्ठा कर रखा है, उस पॉन्ड से भी हमने सैंपल नहीं लेना है। जहाँ पे भी पानी, जहाँ पे अगर हम पशु नहला रहे हैं या हम कोई और घर का जो किचन का या कुछ और पानी जो जा रहा है, वहाँ से भी हमें सैंपल नहीं लेना है। अगर हमें ट्यूबवेल से सैंपल लेना है तो कम से कम 30 से 45 मिनट तक
पहले ट्यूबवेल चला होना चाहिए। अच्छा, पहले पानी चाहिए खेत में पहले जाना। हाँ, पहले खेत में जाना चाहिए। 30 से 45 मिनट पहले आप ट्यूबवेल चलाएं, फिर उसके बाद हमें सैंपल लेना है। और सैंपल लेना किसमें है, या तो हमारे ग्लास की बोतल होनी चाहिए या फिर प्लास्टिक की बोतल। किसी भी मेटल के कंटेनर में हम पानी का सैंपल नहीं लेंगे, और उस ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर को भी उसी पानी से धोएंगे जिसका हमें सैंपल लेना है। कम से कम 4 से 5 बार उस बोतल को हमें अच्छे से धोना है, फिर वो पानी फेंक देना है। 4 से 5 बार धो के फिर उसके बाद हमें पानी का सैंपल डेट के साथ हमें और ढक्कन बंद करके हमें लैब में दे देना है। अब बात है कि जो पैरामीटर हैं सॉइल के हैं और जो पानी के हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे जो सॉइल है वो ठीक है नहीं है, पानी है वो अच्छा है या नहीं है। तो मैं पहले सॉइल के बताना चाहूँगी कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन होता है मेन, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम, और अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.75% से अधिक होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारी जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है, हमारी मिट्टी है वो स्वस्थ जल्दी। ऐसे ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की भी डिफरेंट रेंज दी गई है। 280 से 560 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन होनी चाहिए, 10 से 23 kg पर हेक्टेयर फॉस्फोरस होना चाहिए। ऐसे ही पोटेशियम के भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो जिंक, आयरन, मैंगनीज, इनकी भी मात्रा पूर्ण होनी चाहिए हमारी मिट्टी में। अब आ गई है EC/pH की बात। हमारी मिट्टी में अगर EC, जिससे हमें लवण पता चलता है कि लवण कितना है, नमक कितना है, अगर हम देसी भाषा में बोलें, तो अगर हमारी मिट्टी में 4 डेसीसाइमन पर मीटर से अधिक अगर हमारी मिट्टी की EC है, तो इसका मतलब वो लवणीय मृदा है, उसमें नमक ज़्यादा है। और pH उसका अगर 8.2 के करीब है, तो जो लवणीय मृदा होती है उसमें EC ज़्यादा मिलेगी, pH कम मिलेगा। और जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो 15% से कम मिलेगा। ये है हमारी EC, pH और ESP लवणीय मृदा की। अगर हमारी जो मृदा है वो क्षारीय है, तो उसमें EC कम मिलेगी, 4 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होगी, लेकिन जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो 15% से अधिक होगा, और pH 8.2 से अधिक होगी। जो CSSRI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जो रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि 8.5 से अगर अधिक हो तो हमारी जो मिट्टी है वो क्षारीय है। क्षारीय और लवणीय मृदा में क्या है, जो जैसे मैं अगर गुजरात की बात करूँ तो वहाँ भी काफ़ी अधिक, देश में, हमारे देश में सबसे अधिक जो लवणीय और क्षारीय मृदा है वो गुजरात में है। तो अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा में एक किसान देख के अंतर बता सकता है। जो लवणीय मृदा है उस पर सफ़ेद रंग की परत मिलेगी, और जो क्षारीय मृदा है वो थोड़ी सी काली सी मिलेगी। वो इसलिए होता है कि जो हमारा जैविक कार्बन है जो मिट्टी में है वो हाई सोडियम की वजह से बिखर जाता है, जिसके कारण वो काली दिखती है। तो ये था हमारा EC/pH मृदा का। और pH इसमें पानी में एक होता है RSC, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। अगर ये 1.25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है तो हमारा पानी खारा है, इसको जिप्सम से ट्रीट किया जाना चाहिए। हाँ जी। लवणीय और क्षारीय मृदा की बात करूँ, लवणीय मृदा में हम अच्छे जल से अगर सिंचाई करें तो लवणीय मृदा में हम खेती कर सकते हैं। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हमें जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। 1 एकड़ में कितना जिप्सम चाहिए? वो एक तो हमारा ESP जो होता है, जो मैंने बताया, उस पर डिपेंड करता है। वैसे हम जनरली हरियाणा के किसानों के लिए 6 से 7 टन पर एकड़ रिकमेंड कर रहे हैं। और इनकी जो pH है वो 8.67 pH की जो सॉइल है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो मैं ESP बता रही हूँ वो 30 के करीब है। तो ऐसी मृदा के लिए हम 6 से 7 टन रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन जो जिप्सम है वो सॉइल टेस्टिंग के बाद भी डाला जाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि
ESP हमें 15 से नीचे लेके आनी है, 15 से ऊपर वो क्षारीय मृदा है, 15 से नीचे लेके आनी है, और हमारी है कितनी सॉइल, ESP है कितनी, अगर हमें वो पता चलेगा कि है कितनी और लेके कितनी आनी है, तो उसका जो बीच का डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं लैब में, जो पैरामीटर निकालेंगे, फिर उससे पता चलेगा कि इस मिट्टी में हमें कितना जिप्सम डालना है। बरोबर। हम बात कर रहे हैं ये सॉइल की। जब कई लोग प्राकृतिक खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती में वो कार्बन बढ़ाना चाहिए, हाँ जी। तो उसके लिए क्या प्रयोग करें वो ऑर्गेनिक खेत? ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए हाँ। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जो पालेकर जी ने बताया है हाँ, कि जीवामृत है और देसी गाय का गोबर है और खाद और मल्च, हाँ मल्च जो स्ट्रा है, क्योंकि वही है आप जो कॉन्सेप्ट है CN रेशियो का है, हाँ जी। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो नाइट्रोजन है, 1 यूनिट नाइट्रोजन पे 10 यूनिट कार्बन है कंज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे हमारा जो वो कार्बन है जो वो लेके और बैठ जाते हैं उसमें सॉइल में, तो इससे हमारा बढ़ता है। मल्चिंग से जो सड़ता है, स्ट्रो जो सड़ता है, बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करते हैं, उसको गलाते हैं, सड़ाते हैं। एक तो मल्चिंग से, जीवामृत से जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जीवाणुओं की संख्या जो बढ़ा दी है उससे, और खाद से, हाँ जी, और हरी खाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्षण बोलते हैं गुजराती में, इकड़ बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ, इकड़ डालने से ज़्यादा फायदा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने देखा कि मनीषा जी ने बहुत बढ़िया बात की कि सॉइल सैंपल और पानी का सैंपल से जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं और पानी का हेल्थ कार्ड बनते हैं, वो हम ज़रूर से 2 साल में एक बार ये करवाना चाहिए। तो किसी भी खेडूत को कोई प्रश्न हो तो आप हमारा लिलुड़ी धरती का हेल्प लाइन नंबर है 94 29 58 32 01, उसमें कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। लिलुड़ी धरती ना खेडूत मित्रों ने खूब खूब आभार।